हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस समय हिंदी की, और हिंदी में हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? समास पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें आपकी हिंदी की, तो हम इस समय आपका हिंदी पढ़ रहे हैं KVS PRT। ओके, एकदम सिलेबस पे किसके? KVS PRT के आपके सिलेबस पे हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और यहाँ से हम 30 में 30 की तैयारी आपकी सुनिश्चित करेंगे। अगर आप यहाँ रेगुलर बने रहते हैं तो आपको यहाँ 30 में 30 की आपकी तैयारी होगी, यहाँ से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ओके, और ये क्लास आपकी जहाँ भी आपकी पूछी जाएगी हिंदी, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास बनेगी आपकी, सुपर टेट के लिए भी है। और जहाँ कहीं भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो रीट हो और चाहे KVS, तो हमने बताया ही, और अदर कोई भी एग्जाम है जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं समास को। हमने अभी तक 2 समास पढ़ लिए हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम देखेंगे कर्मधारय समास को। तो चलिए बात को ना बढ़ाते हुए आगे हम सीधे समास की बात करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए। इसमें आपके रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपने कहीं बैच नहीं लिया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारी क्लास, क्योंकि क्वालिटी में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो चलिए सीधे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट कोई बात होगी। तो हम बात करते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है? तो कर्मधारय समास में जो एक आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, तो इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। बस आपको इतना याद रखना है कर्मधारय समास में। एक मिनट। ओके, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। तो हम यहाँ पर सीधे लिखते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद जो है प्रधान होता है, यही आपको याद रखना है। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो जो विग्रह करते हैं तो बीच में आपका या तो क्या आ जाए? है जो। ओके, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, है जो या आए। अभी जब हम विग्रह करेंगे तो देखिए या के समान आ जाए या आ जाए रूपी। तो ये आपका की पॉइंट है। तो जब विग्रह करने पर हमें ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, इनको भी आप जान लीजिए। तो हम बात करते हैं इसमें जो है पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है। ओके, इसमें क्या होता है? पूर्व पद होता है विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो ये हम विशेषण के चैप्टर में जानेंगे, लेकिन यहाँ आपको हम समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, श्याम बहुत सुंदर है। क्या लिखा हमने? श्याम बहुत सुंदर है। तो हम जानते हैं विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है? जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो श्याम क्या है आपका? श्याम करता है, यानी कि संज्ञा भी इसको मान सकते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? कि ये सुंदर है, यानी कि सुंदर क्या हो गया हमारा? सुंदर हो गया विशेषण है। ओके, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया, और ये श्याम हो जाएगा आपका विशेष्य। ओके, किसकी विशेषता है? सुंदर। श्याम की विशेषता है सुंदर, तो श्याम आपका विशेष्य हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा विशेषण। अगर इस बहुत की बात करें तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। ये सारी चीज़ें हम विशेषण के आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बस आपको यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर आपका कर्मधारय समास चलेगा। ओके, तो सीधे सीधे हम क्या देखते हैं कि कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, इसमें पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में आपका क्या आता है जो या के समान, ये रूपी अगर आ जाए तो आपका कर्मधारय समास होता है। और इसमें जो है पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब हम सीधे आते हैं उदाहरणों पर, और महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे, और इन चीज़ों में हम अपवाद को भी देखेंगे। तो पहले हम उदाहरणों को लिख देते हैं कि समय थोड़ा कम लगे, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। तो हम कर्मधारय समास के पहले उदाहरणों को देखते हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या होता है? कर्मधारय समास क्या होगा? इसमें है जो, के समान या रूपी शब्द आएंगे। इसमें कुछ अपवाद भी, उनकी हम बात करेंगे। जो हमारे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास का जो कन्फ्यूजन है वो आज दूर हो जाएगा आपका। ओके, आपको कन्फ्यूजन जो भी रहती है कि बहुव्रीहि समास से कि कर्मधारय समास से कभी कभी कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं, तो उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो पहले हम इनके उदाहरणों को देख लेते हैं, फिर हम अपवादों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने क्या लिखा है उदाहरण में, हमने लिखा है महाकवि। तो इसका क्या हो जाएगा? महान है जो कवि, कह सकते हैं महान है जो
कवि। ओके, तो देखिए है जो आ गया आपका बीच में, यहाँ पर है जो आ गया। फिर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। ओके, चंद्रमुखी यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख, तो क्या हो गया चंद्रमुखी हो। जैसे हमने कहा मृग नयन, तो मृग के समान नयन। ओके, मृग के समान नयन कह सकते हैं। ओके, तो ये उदाहरण हो गया। देखिए महाकवि, चंद्रमुखी और मृग नयन। एक मिनट। ओके, तो ये हमने क्या देखा, महान है जो कवि, महाकवि, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख हम कह सकते हैं यहाँ पर, और फिर मृग नयन यानी मृग के समान नयन भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। और फिर आगे बात करते हैं क्या है, संसार सागर, तो इसका क्या हो जाएगा, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। ओके, देखिए यहाँ पर रूपी भी आ गया, अभी हम स्पष्ट करेंगे। का पुरुष यानी कायर है जो पुरुष, क्या हो जाएगा, कायर है जो पुरुष, का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। देखिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वही हमने बताया, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो उसमें देख लीजिए। फिर वचनामृत यानी कि वचन रूपी अमृत। ओके, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। फिर आगे हम बात करें परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ओके, परम है जो ईश्वर, विग्रह करने पर आपका इस हिसाब से आ जाए। फिर लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। ओके, लाल है जो मणि। फिर अगला हमारा क्या आता है, भुजदंड। हमने क्या कहा, भुजदंड, तो भुजदंड का मतलब क्या हुआ आपका। ओके, तो हमने क्या देखा, भुजदंड। एक मिनट हम देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आगे क्या फिर लिखा है कि भुजदंड। ओके, तो दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा। ओके, इसका ये हो जाएगा। फिर कहते हैं घनश्याम यानी घन के समान श्याम। देखिए यहाँ भी आपका अपवाद बनेगा घनश्याम में, क्योंकि घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भगवान होता है, तो घन के समान श्याम। ओके, फिर आगे आपका उदाहरण है क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ओके, तो चलिए हम इसको एक बार और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि कर्मधारय समास आएगा तो उसमें बीच में है जो या रूपी या के समान आएगा। तो जैसा कि हमने उदाहरण लिया महाकवि, तो हमने क्या कहा, महान है जो कवि। देखिए बीच में है जो आया, कर्मधारय समास से आप विग्रह करेंगे तो इन शब्दों में वो टूटेंगे। चंद्रमुखी, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहाँ पे वाली भी लिख देते हैं। ओके, चंद्रमुखी। फिर मृग नयन, मृग के समान नयन। ओके, मृग नयन, मृग के समान नयन। फिर देखते हैं संसार सागर यानी कि संसार रूपी सागर। देखिए रूपी भी यहाँ पे आ गया। फिर का पुरुष यानी कायर है जो पुरुष। देखिए है जो यहाँ पर आ जाएगा आपका। वचनामृत, वचन रूपी अमृत या वचन के समान अमृत भी कह सकते हैं इसको हम। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ओके, लाल मणि, लाल है जो मणि। ओके, फिर आगे हम देखते हैं भुजदंड, दंड के समान भुजा। देखिए यहाँ पर के समान आपके आ गया। फिर घनश्याम, घन के समान श्याम यानी कि बादल के समान श्याम, और घनश्याम का मतलब कृष्ण भगवान भी होता है, तो बहुब्रीहि समास में भी आता है। भी हम बताएंगे कैसे हम पता करेंगे इन चीज़ों को। फिर क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि। तो सीधा सीधा हमने कर्मधारय समास के उदाहरण क्या देखे, महाकवि, चंद्रमुखी, मृगनयन, संसार सागर, कापुरुष, वचनामृत, परमेश्वर, लालमणि, भुजदंड, घनश्याम, क्रोधाग्नि। अब देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे अपवाद कुछ है। अब जैसे अगर हम इसे अपवाद है, अगर हम इसे लिखते हैं कि महावीर लिखते हैं, महान है जो वीर लिख सकते हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है जो कंठ, ये भी लिख सकते हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। पीतांबर, पीला है जो अंबर या पीत है जो अंबर। लंबोदर, लंब है जो उदर। घनश्याम, घन के समान श्याम, जैसा कि हमने लिखा है। महाकाल, महान है जो काल। देखिए इसमें हम पता कैसे करेंगे, तो इसमें पता कैसे करेंगे, ये सारे आपके अपवाद में आते हैं, क्योंकि ये सारे बहुब्रीहि समास के भी आपके उदाहरण बन जाते हैं और कर्मधारय समास के भी बन जाते हैं। तो देखिए अगर आपका एग्जाम में बात करें, हम एग्जाम में आपका अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर लिखिए यहाँ पर, अगर नोट में लिख लीजिए, अगर बिना समास विग्रह किए हुए ये शब्द देगा। ओके, अगर बिना समास विग्रह किए हुए ये शब्द मिले, ओके, एग्जाम में आपका अगर बिना समास विग्रह किए हुए ये शब्द सारे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास ही होगा। ओके,
बहुब्रीहि समास होगा। और अगर समास विग्रह करके मिलेंगे, अगर समास विग्रह करके मिलेंगे, अगर समास विग्रह करके दिया हो तो कर्मधारय समास होगा। बस ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपका गलत नहीं होगा। दिया हो तो कर्मधारय समास। देखिए अब एक बार और सुन लीजिए एक बार। देखिए अगर यहाँ पे समास विग्रह करके आपको दे देगा तो सीधा सीधा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा समास है, तो आपका गलत नहीं होगा। और अगर ये समास विग्रह करके नहीं देते हैं, क्या दिया है कि अगर बिना समास विग्रह किए हुए ये शब्द आपको मिलेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। यानी कि सीधा सीधा अगर ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जा रहा है तो सीधा हम बहुब्रीहि समास मानेंगे। जैसे महावीर, मतलब महावीर महान है जो, महान वीर है जो, कौन, भगवान हनुमान जी। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, यानी शंकर जी। श्वेतांबर, पीतांबर। तो सारे में हम बहुब्रीहि समास में भी इनको डिटेल में जानेंगे। तो ये देखिए बस ये आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अगर बिना समास विग्रह के ये शब्द मिलेंगे तो हमेशा बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि सीधा सीधा ये शब्द मिल जाएगा। और यही अगर आपको समास विग्रह करके मिल जाएंगे, जैसे कि महान है जो वीर, ऐसे लिख जाएगा, महान है जो वीर दे देगा आपका, तो बीच में आपको पता ही है क्या आता है कर्मधारय समास में, तो आपका सीधे कर्मधारय समास हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें याद रखिए। अब हो गया ये आपका कर्मधारय समास कंप्लीट। अब हम आते हैं कि द्विगु समास पे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अपवाद वाली एक बार और देख लीजिए। महावीर, नीलकंठ, श्वेतांबर, पीतांबर, लंबोदर, घनश्याम और महाकाल। तो क्या हुआ, अगर समास विग्रह करके देता है, अगर समास विग्रह करके देता है तो कर्मधारय समास, अगर बिना किए सीधा सीधा शब्द आता है तो बहुब्रीहि समास। ये कंफ्यूजन को आज क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ओके, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं द्विगु समास पे। देख लीजिए एक बार। तो अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास में सीधा सीधा स्पष्ट है। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद हमेशा, पहला पद हमेशा क्या होता है, संख्यावाची होता है। ओके, अगर वैसे माना जाए तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कि अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में आपकी संख्या आ जाए तो आपका द्विगु समास होगा, बस आपके नदी के नाम को छोड़कर, क्योंकि नदी के नाम के आगे अगर संख्या आती है तो हमने पढ़ा था कि वो अव्ययी भाव समास होगा। ओके, तो बस नदी के नाम को छोड़कर अगर किसी भी नाम के आगे आपकी संख्या आती है तो हमेशा द्विगु समास होगा। कुछ अपवाद होंगे, उनको हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुब्रीहि समास और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। तो इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। तो देखते हैं पहले क्या होता है द्विगु समास में। क्या होता है द्विगु समास में, होता है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, संख्यावाची, और उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, तो हम सीधे उदाहरणों पर ही बात करते हैं। एक मिनट, उदाहरण पर ही बात करते हैं यहाँ पर। तो जिसमें जिसमें भी आपकी संख्या आ जाए, जैसा कि सीधे सीधे हम लिखते हैं, चौराहा, नवरत्न, ये सारा द्विगु समास होगा आपका जिसमें संख्या आ जाए। नवरात्रि, त्रिभुज, सप्तऋषि, तिरंगा। ओके, क्या हो गया आपका, चौराहा, नवरत्न, नवरात्रि, त्रिभुज, सप्तऋषि, तिरंगा। ओके, और सप्तशती भी बोल सकते हैं हम, सप्तशती, बस सब में संख्याएं आनी चाहिए। सप्तशती हो गया। और क्या ले सकते हैं हम, और ले सकते हैं त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिभुवन, पंचवटी, और भी शब्द आपके आ जा सकते हैं, जैसे कि सतसई। सब में संख्याएं आ रही हैं आपकी। तो हमने क्या क्या उदाहरण पहले देख लिया, चौराहा, नवरत्न, नवरात्रि, त्रिभुज, सप्तऋषि, तिरंगा, सप्तशती, त्रिभुवन, पंचवटी और सतसई। इसका विग्रह करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे चार राहों का समूह चौराहा, नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समारोह नवरत्न, नवरात्रि का समाहार, नवरात्रि का समूह क्या, नवरात्रि हो गया, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। और ये सप्तशती का मतलब जान लीजिए क्या होता है एक बार, 7 सैकड़ों का समूह। सप्तशती मतलब क्या होता है, 7 सैकड़ों का समूह, 7 सैकड़ों का समूह। तो बस द्विगु समास आपका आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बात करें तिरंगा, देखिए तिरंगा में थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन होगी। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम 3 रंगों का समूह, जैसे लिखते हैं तिरंगा में क्या लिख देते हैं, 3 रंगों का समूह, क्या लिख देंगे, 3 रंगों
का समूह, अगर ऐसे लिखा है ओके, 3 रंगों का समूह तो हमारा तिरंगा होगा। अगर ऐसे लिख दिया जा रहा है कि 3 रंग हैं जिसमें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा तिरंगा आपका दोनों में आ जाएगा, तो 3 रंगों का समूह तिरंगा। और देखते हैं कुछ उदाहरणों को और जान लेते हैं। जैसे हमने क्या जान लिया, पंसेरी, पंसेरी जानते होंगे आप। और कुछ ऐसे संख्या वाले उदाहरण भी हम देख लेते हैं। और पंसेरी हो गया, चतुर्दिक हो गया ओके, और त्रिगुण तो हमने लिखा ही, त्रिभुवन लिखा, त्रिगुण नहीं लिखा, त्रिगुण हो गया। तो बस इतने ही उदाहरण आप ये जान लीजिए कि जिसमें भी संख्याएं आएंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, आपको एक बार स्पष्ट कर देते हैं। चौराहा 4 राहों का समूह, बस एक लिख के बताते हैं आपको, 4 राहों का समूह, बाकी आप तो इतना जानते होंगे, 4 राहों का समूह। ऐसे हमने कहा नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, और क्या होगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्तशती 7 सैकड़ों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, सतसई ओके, ये दोहों का हो जाता है जो सतसई में होता है। फिर देखते हैं पंसेरी और त्रिगुण। तो ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ हम अपवाद को भी जानते हैं, कुछ अपवाद को भी देख लीजिए आप। अपवाद त्रिगुण हो गया। अब तो हम कुछ अपवाद को भी जानते हैं, तो इन अपवादों को आप देखिएगा ओके। तो ये अपवाद भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बस इसमें भी वही कंडीशन आएगी, अगर विग्रह करके देगा तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। जैसे हमने कहा त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, यानी कि शंकर जी, त्रिदेव ओके, पंचानन 5 आनन हैं जिसके, पंचानन, ये भी आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। त्रिनेत्र हो गया, त्रिदेव हो गया, पंचानन हो गया, दशानन हो गया, दशानन यानी कि रावण, 10 आनन है जिसके, यानी 10 सर है जिसके, रावण हो गया, षडानन चतुरानन, षडानन, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास में, षडानन चतुरानन। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अपवाद। यहाँ पर हम तिरंगा भी लिख सकते हैं अपवाद में आपका ओके। तो ये हो गया। जैसे भी हमने वहाँ पर देखा था कि अगर विग्रह करके आपको मिलेगा तो आपका यहाँ पर द्विगु समास होगा, अगर ऐसे दे रहा है तो सीधा सीधा आपका बहुब्रीहि समास होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि त्रिनेत्र त्रिदेव ये सारे क्या है, इनके कोई अन्य अर्थ ये प्रदर्शित करता है, तो इसलिए ऐसा है ओके। तो इससे पंचानन क्या होता है, हनुमान जी हो जाते हैं। षडानन क्या होता है, 6 आनन का समूह। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी। तो अभी हम इन सभी को जानेंगे। तो जैसा कि हमने जाना द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि आपका पहला पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है, किसी भी शब्द में अगर आगे संख्या आ जाए तो हम उसको मानते हैं द्विगु समास, बस नदी को छोड़ करके ओके। बस नदी को छोड़कर किसी में भी संख्या आ जाए तो हम मानेंगे उसको द्विगु समास मानेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण देख लिया था आपका। और अपवाद में हमने क्या क्या देखा है, त्रिनेत्र, त्रिदेव, पंचानन, दशानन, षडानन, चतुरानन और तिरंगा। तो ये आपके अपवाद हो गए। तो अपवादों को भी हमने देख लिया है। अब द्विगु समास हमारा खत्म होता है। बहुत आसान है इसमें, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसमें पूछे उदाहरण ही जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पे, फिर हम देखेंगे बहुब्रीहि समास को। तो आइए देख लेते हैं। तो हम देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में ओके, कि द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, द्वंद्व किस में होता है, 2 पक्षों में होता है, 2 बराबर के पक्षों में होता है, यानी कि दोनों किसी से कम नहीं होते हैं ओके। तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं ओके। तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं ओके, दोनों पद प्रधान होते हैं। या हम कह सकते हैं अथवा दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अथवा दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। थोड़ा ठंड की वजह से राइटिंग इधर उधर हो रही है। तो हमने क्या देखा, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इसमें दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दोनों का अपना अपना एक स्थान होता है। तो देखते हैं द्वंद्व समास क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ओके। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को आप लिखिएगा, फिर हम डिटेल में जानते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला हमारा होता है इतरेतर द्वंद्व समास। क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास ओके, इतरेतर होता है। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है।
और तीसरा क्या होता है, वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए हमने कहा द्विगु समास आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें बीच में क्या आता है, और आता है। इतरेतर समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आता है, और आता है। अगर हम बात करें समाहार में तो इसमें क्या होता है, दोनों पद आपके बहुवचन होते हैं और दोनों में संबंध होता है। ओके, दोनों पद बहुवचन होते हैं और दोनों क्या होते हैं, कोई ना कोई संबंध स्पष्ट करते हैं क्योंकि एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं। फिर हम बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व में, तो वैकल्पिक यानी जैसे विकल्प वाला हम कहते हैं या अथवा। ओके, तो इसमें क्या रहता है, या अथवा। तो इसमें हम जब करेंगे समास, यानी कि मान के चलते हैं विलोम शब्द की बात करते हैं यहाँ पर, वैकल्पिक में लगभग हम बात करते हैं विलोम शब्द की। तो इन चीज़ों को देखिएगा, एक एक चीज़ को हम स्पष्ट करेंगे। तो एक बार और देखते हैं, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का पद का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो जो इतरेतर द्वंद्व समास में होता है उसमें हम विग्रह करते हैं तो और आता है, समाहार में वो बहुवचन दर्शाता है और संबंध को भी दिखाता है, और जो वैकल्पिक होता है उसमें या अथवा आता है जब हम विग्रह करते हैं। चलिए एक एक समासों को हम देखेंगे, फिर देखेंगे उसके उदाहरणों को। तो इन चीज़ों को आप स्पष्ट करिए। आइए देखते हैं उदाहरण को। चलिए अब हम देखते हैं समासों। तो देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, हमने इसमें क्या देखा है, इतरेतर द्वंद्व समास में हमने देखा है कि दोनों पदों के बीच में क्या आता है, और आता है। तो ये नोट करिएगा या आप, ये दोनों पदों के बीच, दोनों के पदों के बीच और आता है इतरेतर द्वंद्व समास में। ओके, ये नोट करिएगा, और आता है। ये आपका हो गया इसकी परिभाषा इतरेतर द्वंद्व समास की। और बात करते हैं समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसमें होते हैं दोनों पद बहुवचन, दोनों पद बहुवचन होते हैं। और फिर हम इसको देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम जिस समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, जैसा कि हमने बताया था विलोम शब्द हो, कि 2 विरोधी शब्द का प्रयोग हो तो बीच में या आ जाए या अथवा आ जाए, इन्हें हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। तो यानी कि 2 विरोधी शब्द, इसमें क्या होते हैं, 2 विरोधी शब्द होते हैं, यानी विलोम भी मान सकते हैं, 2 विरोधी शब्द। ओके, तो बीच में क्या आ जाए, या आ जाए या अथवा आ जाए। ओके, और यह कभी कभी आ जाता है, ये या हम विलोम भी कह सकते हैं, तो विलोम शब्द आ जाए। तो ये चीज़ें होंगी, ये सीधे आप नोट कर लीजिएगा कि इनके बीच में 2 विरोधी शब्द होते हैं, या अथवा आता है, और विलोम शब्द भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं ये। और इसमें क्या होता है, समाहार द्वंद्व में दोनों पद बहुवचन होते हैं, और इसमें क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में क्या आता है, और आता है। जैसा कि हम उदाहरण हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। चलिए अब हम एक एक समासों को देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके उदाहरण। तो देखिएगा ध्यान से। तो पहले हमने क्या देखा है, क्या लिखा, इतरेतर द्वंद्व समास। हमने इसमें कहा है कि जब विग्रह करेंगे, हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा। तो जैसे माँ बाप लिखा है तो माँ और बाप, सीताराम यानी सीता और राम, तो कहिए तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या आया, माँ बाप आया। ओके, तो हम लिख सकते हैं माँ और बाप। देखिए और आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हम लिखें, सीताराम यानी कि सीता और राम, सीता और राम। ठीक, देखिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, लोटा डोरी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आया है लोटा और डोरी, लिख देते हैं यहाँ पर, लोटा और डोरी। तो ये सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25, हाँ ये देखिए 25 यानी कि 5 और 20, 5 और 20, ये याद रखिएगा। जितनी भी संख्याएं जैसे हमारी आती हैं वो इतरेतर में, इसमें इतरेतर में ही आएंगी। 5 और 20 क्या हो गया, 25 हो गया। 41, 1 और 40 ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 40 से पूछे भी जाते हैं आपके क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। आप संख्या देख के द्विगु समास मत लगाइएगा इसको। भाई बहन यानी कि भाई और बहन, तन मन धन, तन और मन और धन, जलवायु यानी कि जल और वायु, जल और वायु। ओके, तो चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, अब ध्यान से देखिएगा कि हमने कहा कि दोनों पदों के बीच में और आता है। हमने देखा माँ बाप यानी कि माँ और बाप, सीताराम सीता और राम, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, लोटा डोरी लोटा और डोरी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 25 जितनी भी संख्याएं आपकी आएंगी, ओके, 10 के नंबर में छोड़ के बाकी सारी आपकी क्या होंगी, द्वंद्व समास में होंगी, इतरेतर द्वंद्व में होंगी। जैसे 25 है तो 5 और 20, 41 है, 1 और 40, 41, भाई बहन भाई और बहन, तन मन धन यानी तन और मन और धन, जलवायु यानी कि जल और वायु। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास में हो गया इतरेतर द्वंद्व। इनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है। अब हम आते हैं अगले पे।
अगला हम देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, हमने बताया था कि दोनों पद बहुवचन होते हैं लेकिन संबंध भी स्पष्ट करते हैं। अब देखेंगे संबंध कैसे स्पष्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दाल रोटी। अब दाल और रोटी का संबंध कैसे है, खाने से संबंध है। ओके, दोनों का संबंध है खाने से, याद रखिएगा। दोनों का संबंध स्पष्ट किससे कर रहे हैं, दाल रोटी खाने से स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समाहार द्वंद्व। फिर इधर फल फूल, फल और फूल आपका संबंधित है आपस में वनस्पति से, वनस्पति है या जो भी है। धन दौलत, ये दौलत से आपके, धन दौलत से हाथ पैर, ये शरीर के अंग से आपके संबंधित है। तो यानी कि ये संबंधित भी रहेंगे और ये दोनों बहुवचन भी है। जैसे चाल चलन, ये भी आपका आपस में संबंधित। चाय पानी, ये देखिए जलपान से संबंधित है ये आपका चाय पानी। कपड़ा लत्ता, ये देखिए कपड़े से यानी पहनावे से संबंधित है, कपड़ा लत्ता दोनों पहनावे से। फिर बात करेंगे साग पात, ये आपका साग से संबंधित है, शाक सब्जी से। ओके, फिर घर द्वार, तो ये घर से आपके संबंधित है। तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा है कि समाहार द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद बहुवचन तो होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे। जैसे दाल रोटी हमने कहा तो खाने से संबंधित है, फल फूल कहा तो ये आपकी संबंधित है, धन दौलत भी संबंधित है, आपकी धन दौलत है, हाथ पैर शरीर के अंग से संबंधित है, चाल चलन है, चाय पानी आपके जलपान से, कपड़ा लत्ता पहनावे से, साग पात आपके शाक भाजी से। ओके, और घर द्वार आपका घर परिवार से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे उदाहरण आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें अलग अलग भी पूछता नहीं। तो देखो ये ओवरऑल आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जितना भी है ओवरऑल आपका ये टोटल क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछेगा तब आपको यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे कि इतरेतर द्वंद्व का कौन है, समाहार द्वंद्व का कौन है और वैकल्पिक द्वंद्व का कौन है। तो आई होप आपको ये इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वैकल्पिक द्वंद्व का। तो इसमें हमने क्या कहा है कि दो विरोधी शब्द होते हैं, यानी कि दो विलोम शब्द होते हैं। कहने का सबका मतलब एक ही है, दो विरोधी कह देंगे, चाहे हम विलोम कह देंगे या बीच में या अथवा लगा देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि थोड़ा बहुत, देखिए दोनों आपस में विलोम है तो हम लिख सकते हैं थोड़ा या बहुत, कह सकते हैं, या थोड़ा या बहुत। तो विलोम हो गया पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, या पाप या पुण्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे या लगा देंगे। ओके, आज कल, तो आज या कल कह सकते हैं, आज या कल, या आज अथवा कल भी कह सकते हैं। तो इसमें लग जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण शीत और उष्ण यानी कि ठंडा और गर्म। तो हम यहाँ लिख, सॉरी शीत या उष्ण, शीत अथवा उष्ण, अथवा उष्ण। देखिए दोनों विलोम आते हैं, उष्ण मतलब गर्म होता है, शीत मतलब ठंडा होता है। सुरासुर, सुर या असुर। ओके, दोनों देखिए विलोम है आपका, सुर अथवा असुर। सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस। ओके, फिर लाभ, लाभालाभ यानी कि लाभ या अलाभ, यानी कि लाभ या हानि कह सकते हैं, लाभ या अलाभ। तो इसमें सब में कंफ्यूज मत होइएगा आप। गुण दोष, गुण या दोष, अपना पराया, अपना या पराया, ऊंच नीच, ऊंच अथवा नीच या ऊंच या नीच। तो ये क्या हो गया, सारे विलोम शब्द आपके बन रहे हैं। जैसे कि हमने देखिए थोड़ा बहुत विलोम है आपस में, पाप पुण्य विलोम है, आजकल विलोम है आपका, शीतोष्ण शीत और उष्ण विलोम है आपका, सुरासुर सुर और असुर दोनों विलोम है आपका, लाभालाभ लाभ और अलाभ, गुण दोष गुण और दोष, अपना पराया यानी कि अपना और दूसरा यानी पराया, और ऊंच नीच यानी कि ऊंचा और नीचा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के आप उदाहरणों को समझ गए होंगे एक एक चीज़ों को, क्योंकि इसमें लगभग उदाहरण हमने देख लिए हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगा। तो बस अब मेरा बचता है बहुब्रीहि समास, उसको भी हम यहीं पे आप देख के खत्म करते हैं आज समास को। तो ये आपके द्वंद्व समास हो गया। इसमें हमने क्या देखा, दोनों पद प्रधान होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकारों को हमने अलग अलग उदाहरणों के साथ देख लिया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर हम आते हैं बहुब्रीहि समास पे। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए अंत में अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास को। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो हम इसके बारे में परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है इसमें कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो। क्या होता है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो। ओके, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो। तो ये आप नोट करिएगा। और दोनों पद जो है एक किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करते हो, दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर, ओके, किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हो, किसी तीसरे अर्थ को दर्शाते हो, अर्थ को दर्शाते हो या इशारा करते हो। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पद जो है किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि दोनों पदों से किसी तीसरे, दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे पद का बोध हो। तो सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं कि दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का बोध हो। तो दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का बोध हो, हम ऐसे लिखते हैं, दोनों पदों के माध्यम से, दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का बोध हो, किसी
तीसरे का बोध हो। ओके, तो हमने क्या देखा बहुब्रीहि समास में कि इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई अन्य पद ही प्रधान होता है और दोनों पद के माध्यम से किसी तीसरे अर्थ का बोध हो तो वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि हमने कहा दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण, यानी कि कोई तीसरा अर्थ उसने प्रकट किया, तो ये चीज़ें हो गई। तो हम सारे उदाहरणों को लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी है उनको ध्यान में रखिएगा, तो सभी को लिख के फिर हम बताते हैं आपको। तो अब हम बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। बस आप ये उदाहरणों के केवल नाम जान लीजिए, बस आपको कुछ नहीं जानने की जरूरत है। इसको आप एकदम रट डालिए, जो उदाहरण सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इनको एकदम रट डालिए, आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है। दशानन, जैसा कि हम जानते हैं कि रावण होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी कौन से भगवान होते हैं ये आप जानते होंगे। प्रधानमंत्री भी आपका बहुब्रीहि समास भी है, क्योंकि याद रखिए आप इसमें कन्फ्यूज ना होइए। चक्रपाणी यानी विष्णु जी, पद्मनाभ यानी कि विष्णु जी, षडानन 6 आनन है जिसके, तो ये भी हमने अभी पीछे आपको होता है। चंद्रचूड़ यानी कि चूड़ में है चंद्र जिसके, यानी कि शिव जी। विषधर यानी कि सांप जो विष को धारण करता है। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाला कौन, शंकर जी। फिर बात करते हैं महावीर यानी हनुमान जी, महान है जो वीर, महान वीर है जो। और निशाचर यानी कि राक्षस हो गया आपका। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है, मृगेंद्र। अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य की पर्यायवाची, याद रखिएगा, अंशु है माला में जिसकी, ये सारी चीजें हैं, सूर्य की पर्यायवाची है। पतझड़ भी आपका क्या है, बहुब्रीहि समास से, याद रखिएगा। लंबोदर यानी कि गणेश जी, और एकदंत यानी कि गणेश जी, और शाखा मृग यानी कि वानर। वानर को क्या बोलते हैं, शाखा मृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वानर को बोल देते हैं शाखा मृग। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई आपकी शाखाओं पर विचरण करने वाला। और मृगेंद्र का मतलब होता है, क्या होता है, शायद गिद्ध होता है, ये याद रखिएगा, गिद्ध होता है शायद ये मृगेंद्र का मतलब। तो बस ये आपको नाम ही याद रखना है, नाम याद रखिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। और जितने भी आपको प्रैक्टिस मिलेंगे सारे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हम एक बार और रिपीट करते हैं इनके उदाहरणों को। दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, चक्रपाणी हो गया, पद्मनाभ हो गया, षडानन हो गया, चंद्रचूड़ हो गया, विषधर हो गया, मृत्युंजय हो गया, महावीर हो गया, निशाचर हो गया, पीताम्बर, मृगेंद्र, अंशुमाली, पतझड़, लंबोदर, एकदंत और शाखा मृग। तो ये सारे क्या हो गए आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो गए, यानी कि लगभग मान कर सकते हैं इनको हम पीछे भी थोड़ा बहुत तो हम पढ़ते ही आए हैं। ओके, जैसे हमने कि उसमें पढ़ा था योग रूढ़ में, आपका योग रूढ़ में भी आपके कुछ पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची में भी आ जाता है, कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, भी हमने पीछे भी देखा। तो जितने भी उदाहरण है आपको याद करने हैं, बाकी कुछ करना नहीं है आपको इसमें। तो इन चीज़ों को याद रखिए। आप कुछ अपवाद हैं इसमें, अपवाद क्या देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, मुक्का मुक्की, बाता बाती, गाली गलौज, लाठा लाठी, डंडा डंडी और मिठ बोला। ये सभी किसके माध्यम है, लड़ाई के माध्यम है। किसके हैं, लड़ाई के माध्यम है सारे, यानी इन किसी न किसी माध्यम से लड़ाई हो जाए तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो। जैसे मुक्का मुक्की के माध्यम से लड़ाई हो गई, बात बात में लड़ाई हो गई, गाली गलौज के माध्यम से लड़ाई हुई, लाठा लाठी, लाठी डंडे से लड़ाई हो गई, डंडा डंडी से भी लड़ाई हो गई, और मीठा मीठा बोल के भी लड़ाई कर लेते हैं लोग। तो ये क्या हो गया आपका, बहुब्रीहि समास भी आपका खत्म हो गया, कि लड़ाई इन सभी माध्यमों से। तो ये आप अपवाद याद रखिएगा, अगर यहाँ से कहीं भी पूछ लेता है तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो हमने ये सारे समासों को देख लिया, और हमारी समास की क्लास आज खत्म होती है। जो भी कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और प्रैक्टिस लगाइए, आपके क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि लगभग हमने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको बता दिए हैं। और जितने भी हमने सारे उदाहरण बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनको भी नोट करिएगा। तो इसी के साथ क्या होती है, हमारी समास की क्लास खत्म होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो को, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रिस्पांस आपका आ नहीं रहा है। फिर भी आए या ना आए, लगे तो रहना ही, सिलेबस पूरा कराना हिंदी का तो कराएंगे। आप रिस्पांस दें या ना दें, जो मेरा कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से एक जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने सारे भी PDF आपके डाल दिए हैं। मैथ्स की क्लास की, पिछली क्लास की PDF भी पढ़ गई है, और NIOS की भी पढ़ गई है। जैसे जैसे आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें बताई है हमने। और अगर आप एक चीज़ और देखिए, आपका क्योंकि पेडागोजी की बात करें तो इसमें आपका जो यूनिट 5 का है, यूनिट 5 में जो आपका RTE है, ओके, RT और NEP, ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है, एकदम डिटेल में, एक भी चीज़ें हमने इसमें नहीं छोड़ी है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यहाँ जाके आप दोनों पढ़ सकते हैं। अभी NCF पढ़ाना है तो NCF हम देखेंगे बाद में। ओके, तो ये दोनों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एक अध्याय अनुसूची धाराओं के साथ में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है इसको, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो लिंक आपकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।